तो मुझे इन्फॉर्म कर दें कि आवाज़ ठीक आ रही है मेरी, टेक्स्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ड्यूरिंग द regime ऑफ अयूब खान। ठीक है, क्लियर है। अयूब खान के दौर में सिंध ताश मुआहदा हुआ था, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। सिंध ताश मुआहदा जो कि सितंबर 1960 में हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन किए थे और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि पानी का इशू था और इस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ज़्यादा तजाद रहता था। तो इन दोनों ने इकट्ठे होकर वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा हुआ था। सितंबर 1960 में हुआ था एग्रीमेंट। कराची में ये एग्रीमेंट हुआ था। किसके ताउन से? वर्ल्ड बैंक के ताउन से। जिसमें 3 रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में आए, चनाब, झेलम और इंडस। ये 3 बड़े रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आए, रिवर चनाब, रिवर झेलम एंड रिवर इंडस। और 3 रिवर जो थे वो इंडिया के हिस्से में आए, रावी, ब्यास एंड सतलुज। रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये 3 रिवर इंडिया के हिस्से में आए थे। नेक्स्ट है द कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड किस्वा। जो काबा शरीफ है उस पे जो कवर डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको किस्वा कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। अब मैथ का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। सो इसका आंसर बताना है। अब नीचे देखें जो रेड में लिखा हुआ है ये इसका आंसर है। स्टेटमेंट लिखी है 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू। अब आपने पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में एक फार्मूला पढ़ा होगा बोर्ड मैथ्स का। बोर्ड मैथ्स का ये फार्मूला होता है कि पहले, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, उसके बाद ओवर सॉल्व किया जाता है अगर किसी हिंसे के ऊपर ओवर लगा होता है। उसके बाद डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है, फिर ऐड का होता है, फिर एंड में सब्ट्रैक्ट का होता है। तो जो जो पहले आ रहा है वो पहले परफॉर्म होगा वो स्टेटमेंट। तो पहले बी है, बी से ब्रैकेट बनता है, तो ब्रैकेट में 3 और 2 है, तो सबसे पहले तो ये हम सॉल्व करेंगे। अब देखें जो 5 था, 5 आ गया, +2 मल्टीप्लाई बाय 6 वो वैसे का वैसे लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय तकसीम वो लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व की जाती है बोर्ड मैथ्स के तहत। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या सॉल्व होता है? फिर डिवाइड होता है। बोर्ड मैथ्स फार्मूला के बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो डी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा। तो 6 6 पे डिवाइड होगा। जब 6 6 पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। नीचे देखें, 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 जब 6 पे डिवाइड होता है तो 1 आता है। उसके बाद क्या परफॉर्म होगा? मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आता है। तो 5 + 2 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 7 है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इजी था, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो। ये पांचवी, छठी, सातवीं का क्वेश्चन है। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन तंजानिया। तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कभी ये कंट्री दे देता है और कभी ये लिखेगा माउंट कैलिमंजारो इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट भी दे देगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर आपने अफ्रीका लगाना है, क्योंकि जो तंजानिया कंट्री है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। सो अब उसने कॉन्टिनेंट नहीं दिया, अब उसने कंट्री दी है, तो तंजानिया आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। बी इज द राइट ऑप्शन। अब इनके कैपिटल कर लेते हैं। नेपाल का कैपिटल खटमंडो है। तंजानिया कैपिटल डोडोमा है। सोमालिया कैपिटल मोगादेशु है।
और साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया है, कैपटाउन है और ब्लोम फाउंटेन है। प्रिटोरिया, कैपटाउन एंड ब्लोम फाउंटेन, ये 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज विदाउट डेल्टा? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि डेल्टा नहीं बनाता? डेल्टा कहते हैं मुसल्लस नुमा शक्ल। मुसल्लस नुमा शक्ल एस टी लॉरेंस भी बनाता है, रिवर इंडस भी बनाता है। सो ए इज द राइट ऑप्शन, नर्मदा। नर्मदा रिवर है जो कि डेल्टा नहीं बनाता, मुसल्लस नुमा शक्ल नहीं बनाता। सो ए इज द राइट ऑप्शन। एस टी लॉरेंस रिवर भी बनाता है और इंडस रिवर भी डेल्टा बनाता है। Which of the following instrument is used for measuring the humidity in air? हवा में नमी को मापने का आला कौन सा है? हाइग्रोमीटर है। बी इज राइट ऑप्शन। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू measure the humidity in air। हवा में नमी को मापने का आला हाइग्रोमीटर कहलाता है। अब ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर लिक्विड को मापने का आला हाइड्रोमीटर कहलाता है। पानी को मापने का आला हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड, कितना लिक्विड है। और सी ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, हवा में कितना प्रेशर है इसको मापने का आला बैरोमीटर कहलाता है। इसके अलावा लिख लें एमीटर होता है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापने का आला है। एमीटर is used to measure the electric current। और फिर लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू measure the purity of milk। मिल्क प्योर है या उसमें पानी मिला हुआ है, ये मापने का आला लैक्टोमीटर कहलाता है। फिर रिक्टर स्केल होता है और सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ दोनों अर्थक्वेक के लिए होते हैं, जलजले को मापने का आला है कि जलजले की इंटेंसिटी कितनी थी, शिद्दत कितनी थी। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, रिक्टर स्केल एंड सिस्मोग्राफ। When a devastating earthquake jolted KPK, former NWFP and Kashmir, killing thousands of people। जब एक तबाहकुन जल्जला आया था केपीके में, जिसे फॉर्मर एनडब्ल्यूएफपी कहते थे पहले, और कश्मीर में भी, जिसने हजारों लोगों को कत्ल किया था, कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2005 में आया था। एनडब्ल्यूएफपी में और कश्मीर में आया था, आपको याद होगा, जिसकी इंटेंसिटी 7.6 थी। बहुत ही शिद्दत का था, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए थे और कई मकान और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अब पैसिवाइज में दिया हुआ है, वो कहता है एक्टिवाइज बनाए। स्वीट्स आर नॉट लाइक बाय अस, ये पैसिवाइज दिया हुआ है। अब ये ए ऑप्शन बनेगा, वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। अब जब पैसिवाइज बनाएंगे, स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय अस, ये पैसिवाइज है। एक्टिवाइज यही है, ए ऑप्शन, वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। अब जब हम इंग्लिश पोर्शन करेंगे, उसमें हम एक्टिवाइज, पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें ईडियम भी करेंगे, उसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, और प्रीपोजिशन, जो भी चीज आती है वो हम कवर करेंगे। Bodies which usually fall from the sky to earth are called meteorites। meteorites कहते हैं जो बॉडीज आसमान से जमीन की तरफ गिरती हैं आमतौर पर, उनको क्या कहते हैं? meteorites कहते हैं। कैप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। कैप ऑफ गुड होप क्या है? एक रॉकी पॉइंट है जमीन पर, पत्थर से बना हुआ एक पॉइंट है। कहाँ पे है ये? साउथ अफ्रीका में है। डी इज राइट ऑप्शन। अब इनकी कैपिटल करते हैं। चिली का कैपिटल सैंटियागो है। इंडिया का दिल्ली है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है। और साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं।
साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्रिटोरिया, कैपटाउन एंड ब्लोमफॉन्टेन। प्रिटोरिया, कैपटाउन एंड ब्लोमफॉन्टेन, ये 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका की। The ALU and CU are components of CPU. Arithmetic and logic unit and control unit are components of CPU, central processing unit. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों कंपोनेंट हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कंप्यूटर का दिमाग है और उसके दोनों मेन पार्ट हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है और कंट्रोल यूनिट जो है इस कैलकुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें सीपीयू में होती हैं। नेक्स्ट है, ये राइट डाउन ना करें आप में से जो भी राइट कर रहा है। जी नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमजम? जमजम का क्या मीनिंग है? अच्छा, ये एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। हु स्टार्टेड एशियन ओलंपिक गेम्स? एशियन ओलंपिक गेम्स किसने स्टार्ट की थी? ग्रीक्स ने की थी, यूनानियों ने। ए इज द राइट ऑप्शन। ग्रीक्स जो कि यूनानी थे, उन्होंने ओलंपिक गेम्स, एशियन ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की थी 776 ईस्वी में, 776 बीसी में। 776, 776 बीसी। बीसी होता है बिफोर क्रिस्ट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 776 साल पहले, तो बीसी लिखा हुआ है। इन्हें एशियन ओलंपिक गेम्स कहते हैं। यूनान, ये ग्रीक ने स्टार्ट की थी, जिन्हें यूनानी कहते हैं। और फिर पूछते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुई? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 से स्टार्ट हुई थी। आजकल जो ओलंपिक गेम्स चल रही हैं ये वही हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 से स्टार्ट हुई, एथेंस से। एथेंस भी यूनान में है, ग्रीक में है, ये भी यूनानियों ने स्टार्ट की थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी 1894 में। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी, जिसे पैरे डी कॉर्बटन ने बनाया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को पैरे डी कॉर्बटन ने बनाया था और उसके तहत जो है ओलंपिक गेम्स कराई जाती हैं। उसके 2 साल बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुई 1896 में एथेंस में, और फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी स्टार्ट हुई 1924 में। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न तो ये है 1896 वाली, वो हुई विंटर ओलंपिक गेम्स। विंटर ओलंपिक गेम्स लिख लें आगे डेट, 1924 में स्टार्ट हुई चिमनिक्स में, फ्रांस में। विंटर ओलंपिक गेम्स 1924, चिमनिक्स, फ्रांस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमजम? जमजम का मीनिंग होता है टू स्टॉप। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब पानी की प्यास लगी तो आपने दुआ की, तो वहां पे कुआं पानी का, जैसे पानी आने लगा, तो आपने अपनी प्यास बुझाई, बेटे को पिलाया। उसके बाद वो पानी का कुआं रुक नहीं रहा था, फिर आपने कहा था जमजम। जमजम मीन्स रुक जाओ, तो वो कुआं पानी का, वहां से पानी रुक गया था। तो जमजम मीन्स टू स्टॉप। बी इज द राइट ऑप्शन। डायनामाइट was invented by अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट किसने इजाद किया था? अल्फ्रेड नोबल ने, जो कि स्वीडन से बिलोंग करता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था। ए इज द राइट ऑप्शन। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने इजाद किया था। ये डायनामाइट है क्या चीज? ये यूरेनियम का बना होता है और ये जो बॉम्ब वगैरह हैं, धमाके जो आते हैं बॉम्ब, उसमें इस्तेमाल होता है डायनामाइट। बहुत ही खतरनाक है ये। Second most abundant metal found in the earth crust is called iron.
दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मेटल कौन सी है? आयरन है। अब ये समझने वाला क्वेश्चन है। देखें, अब क्वेश्चन वो यूं देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अगर वो एलिमेंट का नेम लेता है, कौन सा वो एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, एलिमेंट का नाम ले तो वो जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन लगाना है जमीन पर। जमीन पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मेटल की बात करें तो वो आपने एल्यूमिनियम लगाना है। जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल, मेटल पूछे तो एल्यूमिनियम लगाना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे पूछा है उसने, दूसरे नंबर पे आयरन है। ए इज राइट ऑप्शन। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम है, जो कि बी ऑप्शन है। अगर वो यूं पूछे कि सबसे ज्यादा जमीन पर पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, फिर आपने ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एलिमेंट पूछेगा, फिर मेटल नहीं डालेगा। और फिर पूछता है कि एटमॉस्फेयर पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, एटमॉस्फेयर में, हवा में, फिजा में, तो वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। जमीन नहीं लिखेगा, फिर वो एटमॉस्फेयर लिखेगा। एटमॉस्फेयर पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है। और फिर पूछता है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। यूनिवर्स पूछे तो हाइड्रोजन लगाना है, एटमॉस्फेयर पूछे तो नाइट्रोजन लगाना है, जमीन पर एलिमेंट कौन सा ज्यादा पाया जाने वाला है वो पूछे तो ऑक्सीजन लगाना है, जमीन पर मेटल पूछे सबसे ज्यादा पाया जाने वाली, फिर आपने एल्यूमिनियम लगाना है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछे फिर आयरन है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 6 से 7 क्वेश्चन है, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 35 है, इन 100 मीटर रेस ए कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 36 सेकेंड एंड बी इन 45 सेकेंड। इन दिस ए बीट्स बी बाय। देखिए 100 मीटर की रेस है, दोनों भागते हैं। ए ने 36 सेकंड में तय कर लिया है, जबकि जो बी है उसने 45 सेकंड में तय किया है। अब इसमें ए ने बीट किया है, कितने 9 सेकंड पहले पहुंचा है। अब नीचे रेड में लिखा हुआ है, देखें, ए कवर्ड बाय बी इन 9 सेकंड। 9 सेकंड में उसने कवर्ड कर लिया है। अब इसका जो फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ऊपर, 100 टोटल डिस्टेंस है। नीचे बी का कितना डिस्टेंस है, बी ने 45 सेकंड में किया है, मल्टीप्लाई बाय इनका जो डिस्टेंस है, मींस फर्क कितना है, वो 36 सेकंड है, ये 45 सेकंड है, तो 9 सेकंड का डिफरेंस है इनमें, वो डिफरेंस आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मीटर बनता है। 20 मीटर का डिस्टेंस रहा है, 20 मीटर से इसने हराया है। सो ए इज राइट ऑप्शन, 20 मीटर। इसका यूं होता है, 100 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 100 मीटर है, डिवाइडेड बाय बी, बी का कितना है 45 सेकंड में तय किया है, मल्टीप्लाई बाय इनका जो टाइम डिफरेंस है वो 9 सेकंड का है, तो मल्टीप्लाई बाय 9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर आता है। ए इज राइट ऑप्शन। Who was appointed as caretaker prime minister on 25th March 2013? इनमें से कौन अपॉइंट हुआ था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 25 मार्च 2013 को? मीर हजार खान खोसो। देखें, जब कोई भी हुकूमत जाती है उसके बाद 3 महीने के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया जाता है। केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनता है, केयर टेकर सीएम होता है। तो 2013 में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया था उसका नाम मीर हजार खान खोसो था। सी ऑप्शन है। और
जो 2018 में आया था, बी ऑप्शन, जस्टिस नासिरुल मुल्क, ये पूछ सकता है। 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नासिरुल मुल्क था। बी ऑप्शन आएगा फिर। जियोलॉजी डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ को, तो क्या आएगा? डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। सी इज द राइट ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये तो बहुत ही आसान है, विक्ट्री की स्पेलिंग तो आप सबको आती होगी, VICTORY, विक्ट्री। 39 है, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑन 7 मेंबर्स। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त जो पहली कैबिनेट बनी थी उस वक्त लोग ही इतने कम थे, तो 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल वो कैबिनेट थी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, ये बार बार एग्जाम में आता है, ये सब लिखे हुए हैं वो कौन से 7 मेंबर थे। उनमें लियाकत अली खान थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी थे। ये 3 मिनिस्ट्रीज इसके पास थी लियाकत अली खान के। उसके बाद आई चुनरीगर थे सेकंड नंबर पे, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी थे, इंडस्ट्रीज भी थे और वर्क का काम भी किया था उन्होंने। फिर सरदार अब्दुल रब निश्तर थे जो कि पहले CM भी बने थे और मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन भी थे। फिर राजा गजम्फर अली थे जो कि मिनिस्टर फॉर फूड थे, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ थे। और इसके बाद 5वें नंबर पे आता है जोगिंदर नाथ मेंडल थे जो कि मिनिस्टर फॉर लेबर एंड लॉ थे। जोगिंदर नाथ मेंडल हिंदू थे, हिंदुस्तान से आए थे, बाद में विजिट करने गए थे तो वहीं पे ही शिफ्ट हो गए, वापस नहीं आए। तो ये पहले मिनिस्ट्री में शामिल थे जो कि लेबर एंड लॉ के मिनिस्टर थे। इसके अलावा गुलाम मोहम्मद बार बार आता रहता है एग्जाम में, जो कि पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गुलाम मोहम्मद आएगा। गुलाम मोहम्मद आपको पढ़ा चुका हूँ, गवर्नर जनरल भी थे थर्ड नंबर पे, जिनका टेन्योर सबसे लॉन्गेस्ट था। इसके अलावा फजल रहमान थे जो कि मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन, ये इनका काम था। इंटीरियर मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ये 7 मेंबर थे जो कैबिनेट में थे। जस्ट आजकल देखें तो 100+ मिनिस्टर होते हैं, तो ये शुरू की जो कैबिनेट बनी थी उसमें जस्ट 7 मेंबर थे। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। ये जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस का एग्जाम जैसे होता है कंपेटिटिव एग्जाम, CMS, PMS, CSS, तो ये जो बुनियाद रखी थी सिविल सर्विस की, वो अंग्रेजों ने रखी थी। और उसका फादर किसे कहते हैं सिविल सर्विस का? चार्ल्स कॉर्नवेलिस को कहते हैं। सी ऑप्शन है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इज नॉन एज चार्ल्स कॉर्नवेलिस। सी ऑप्शन आएगा। अब इसकी बुनियाद किसने रखी, स्टार्ट किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस, ये लिख लें, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस वैरेन हेस्टिंग ने की थी इसकी बुनियाद। वैरेन हेस्टिंग ने सिविल सर्विस की बुनियाद रखी थी, जो कंपेटिटिव एग्जाम जिसके थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर्स आर। स्पीकर क्या है? स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस है। देखिए ये दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक इनपुट डिवाइसेस हैं, दूसरी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि वो कोई टास्क परफॉर्म करे, वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब माउस है, माउस के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, कमांड देते हैं कि ये काम किया जाए, वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू आप कमांड देते हैं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक के थ्रू आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो इनपुट डिवाइस है। इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हुक्म देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो कंप्यूटर हमें देता है, जिसके थ्रू हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब स्पीकर है, इसके थ्रू हम आवाज़ सुनते हैं, हम आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। अब हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर के थ्रू हम देखते हैं कोई भी वीडियो है,
हमें कोई आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाई जाएगी। हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, फिर उसके बाद वो हमें प्रिंट निकाल के देता है प्रिंटर में से। तो प्रिंटर जो है ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आप इंशाल्लाह कंप्यूटर का जब पोर्शन करेंगे सारी डिटेल उसमें पढ़ेंगे। In MS Word 2016 to increase font size point and press। MS Word 2016 में अगर आपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो कौन सी कमांड पुश करेंगे? कंट्रोल प्लस दबाते जाएंगे, आपका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। देरावर फोर्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट भावलपुर। देरावर फोर्ट कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में है। बी इज द राइट ऑप्शन। ये अहमदपुर तहसील में है और डिवीजन भावलपुर आता है। fill in the blank, he would enjoy this if he was present। वो enjoy करता वहां पे अगर वो वहां पे मौजूद होता तो। ग्रामेटिकल ये क्वेश्चन है तो he was present, C is the right option। in MS Word 2016 the option multi level available in home। देखें जब ये हम वर्ड ओपन करें, एक्सेल करें या पावर पॉइंट करें, एक आइकॉन आते हैं जिसमें होम लिखा होता है, इंसर्ट होता है, मेन्यू होता है, पेज लेआउट होता है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। जो पहला होम है उसको क्लिक करेंगे तो मल्टी लेवल का ऑप्शन आता है। ये सामने आपके सामने पिक है, ये मल्टी लेवल लगे हुए हैं। तो MS वर्ड 2016 में ये ऑप्शन होम कैटेगरीज में आता है। इंग्लिश चैनल सेपरेट इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, बी इज द राइट ऑप्शन। ये इंग्लिश चैनल है जो कि शिपिंग एरिया है, यहाँ पे पानी है, ये सेपरेट कर रहा होता है किसको? इंग्लैंड को फ्रांस से। इंग्लैंड और फ्रांस आपस में साथ साथ हैं तो ये सेपरेट करता है इंग्लैंड को फ्रांस से। अब इनके कैपिटल सुन लें। इटली का कैपिटल रोम है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, सिसिली कोई भी कंट्री नहीं है। Who established the Scientific Society in 1864? साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाई थी 1864 में? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान वो इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद कराने में बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। मुसलमानों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इन्होंने शुरू में मुसलमानों को रोका था कि आप सियासत की तरफ ना जाएं, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, एजुकेशन हासिल करें और फिर जो है वो इसकी तरफ पॉलिटिक्स की तरफ मूव कीजिएगा ताकि आपकी फिर बात भी सुनी जाए और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। तो आपने 1862 में ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई सबसे पहले, जो कि अंग्रेजी मवाद को ट्रांसलेट करके देती थी उर्दू में। 1862 में ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई, उसके बाद 1864 आपके सामने लिखा हुआ है साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, और फिर एक मुरादाबाद में स्कूल बनाया था 1859 में, फिर एक गाजीपुर में स्कूल बनाया 1863 में, फिर MAO कॉलेज बनाया मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में, 1875 में। और जो कि बाद में 1920 में जाकर यही कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा अख्तियार कर लेता है। सर सैयद अहमद खान 1817 में 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली में। 1817 में आप पैदा हुए दिल्ली में और 1898 में आपकी डेथ हुई थी अलीगढ़ में। 1898 में आपकी डेथ हुई थी अलीगढ़ में। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये पैदाइश भी पूछी हुई है, पैदा कहाँ हुए थे, डेथ कब हुई, कहाँ पे हुई थी। ये जो सोसाइटी स्कूल कॉलेजेस बताए हैं ये सब PPSC में आ चुके हैं। ड्यूरिंग द era of East India Company, areas of Bihar, Orissa and Assam are included in Bengal, B is the right option।
ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई थी 1600 में, तो जो एरिया थे बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये किस में शामिल किए गए थे? बंगाल में कर दिए गए थे, क्योंकि ये बंगाल के बिल्कुल पास थे, इस वजह से बंगाल में इन्हें शामिल कर दिया गया था। The tripartite agreement on 9th April 1947 are signed between Pakistan, India and Bangladesh. Who signed the document on the behalf of Pakistan? ट्रीपटाइट एग्रीमेंट हुआ था 9 अप्रैल 1947 को, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किए थे। ये पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किए थे? अजीज अहमद ने किए थे। डी ऑप्शन आएगा। अजीज अहमद बेसिकली उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो इन्होंने साइन किए थे। अच्छा, ये डेट थोड़ी गलत लिखी हुई है, ये सेट करके भेजूंगा। 1974 में हुआ था ये एग्रीमेंट, 47 में नहीं है। इस एग्रीमेंट के बारे में सुन लें। देखें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी थी 1971 में। और क्यों लगाई थी इंडिया ने? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त, इसको अलहदा किया जा सके और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। क्योंकि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से जमीनी कोई रास्ता नहीं था, जहाज से जाना पड़ता था और वो इंडिया क्रॉस करके था आगे। और इंडिया ने जब जंग लगाई 1971 में, तो उस वक्त बंगालियों के दिलों में बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी। वो उन्होंने भी इंडिया का बहुत ज़्यादा साथ दिया और 1971 के बाद जो बांग्लादेश है वो अलहदा से एक सेपरेट कंट्री बना, आज़ाद हो गया पाकिस्तान से। फिर इस जंग में जो भी कैदी या फिर जो भी आर्मी सोल्जर पकड़े गए थे, उनको छुड़ाने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। पाकिस्तान की तरफ से अजीज अहमद ने साइन किए थे। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के पास जो थे उन्होंने छोड़ दिए, जो बांग्लादेश के पास लोग थे, जो कैदी थे, उन्होंने छोड़ दिए, और जो इंडिया के पास थे उन्होंने भी छोड़ दिए। तो ये ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ था 1974 में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज 11, 15, 24, आगे नेक्स्ट 65 है, 101 है। ये सीरीज का क्वेश्चन होता है। इसमें जो मिसिंग है वो बताना है कि क्या चीज इसमें मिसिंग है। देखें, अब इस सीरीज में आपने ढूंढना होता है कि आखिर इनकी जो अरेंजमेंट बन रही है वो किस तरीके से है। अब 11 है, 11 के बाद 15 हो गए, 4 का फर्क आया, फिर 15 से 24 हो गए, 9 का फर्क आया, फिर 24 से आगे क्या होगा वो हमने बताना है। अब ये आइडिया हमने ये जनरेट किया कि जो 11 था उसके बाद जो 2 था उसका स्केयर लें तो 4 बनता है, 11 में 4 ऐड करें तो 15 बन जाता है। ये आइडिया ठीक हो गया। फिर 15 है, 15 के बाद 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 15 में ऐड किया तो 24 बना। ये हम अज्यूम कर रहे हैं अपने तरफ तरीके से कि क्या ये सीरीज ठीक बन रही है इस तरीके से। शुरू में 2 का स्क्वायर लेके उसमें ऐड कर देंगे, सेकंड में 3 का स्क्वायर लेके उसमें ऐड कर देंगे, तीसरे में 4 का स्क्वायर लेके उसमें ऐड कर देंगे, चौथे में 5 का स्क्वायर लेके उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह ऐड करते जाए, एक्यूरेट होता जाएगा अपना आंसर। तो 15 था, 15 में 9 ऐड करेंगे, 24 बन गया। अब 24 में क्या ऐड करेंगे? 4 का स्क्वायर लेके 16 बनते हैं, 16 में 24 ऐड करें तो 40 बनते हैं, और यही 40 ही हमारा आंसर है। बी इज द राइट ऑप्शन। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। शुरू में 2 का स्क्वायर लेके पिछले में ऐड करते जाएं, सेकंड में 3 का स्क्वायर लेके पिछले में ऐड कर दें, और थर्ड में 4 का स्क्वायर लेके पिछले में ऐड करें तो 40 बनता है। यही हमारा राइट आंसर है। ये सीरीज चल रही है और इस तरीके से इसका एक्यूरेट है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें आसान भी आते हैं, कुछ मुश्किल भी आ जाते हैं। तो सीरीज के जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिकल, ये बार बार करने से आ जाते हैं। हमारा ये जो 50 हमने करने थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंग्लिश का पोर्शन आज स्टार्ट करते हैं। जी, 3 मिनट रहते हैं 40 मिनट कंप्लीट होने में। तो दोबारा से आपने उसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है, उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन करेंगे। तो इन 3 मिनट